न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संजय कुमार वर्मा होंगे मेकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक। लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB ने किया संजय कुमार वर्मा का चयन। फिलहाल मेकॉन लिमिटेड के निदेशक हैं संजय कुमार। अगस्त 2028 तक हो सकता है संजय कुमार वर्मा का कार्यकाल। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजय कुमार वर्मा मेकॉन लिमिटेड के अध्यक्ष होंगे एवं प्रबंध निदेशक भी होंगे। लोक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि PESB ने किया संजय कुमार वर्मा का चयन। फिलहाल मेकॉन लिमिटेड के निदेशक हैं संजय कुमार। अगस्त 2028 तक हो सकता है संजय कुमार वर्मा का कार्यकाल। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा। मुंबई पुलिस ने जताई अभिनेता सलमान खान पर खतरे की आशंका। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ साल पहले सलमान खान को धमकी दी थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध है लॉरेंस बिश्नोई, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने लिया सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस को मिली थी सलमान पर हमले की सीक्रेट इंटेल और अब सलमान खान के साथ तैनात रहेंगे मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ तैनात रहेंगे मुंबई पुलिस के सिपाही। तो आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला जिसकी हत्या के बाद अब सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुंबई पुलिस ने जताई अभिनेता सलमान खान पर खतरे की आशंका और इसी के चलते ये सुरक्षा जो है बढ़ाई गई है। लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ साल पहले सलमान खान को धमकी दी थी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य संदिग्ध लॉरेंस बिश्नोई, जिसने ये धमकी सलमान खान को कुछ साल पहले दी थी, जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, मूसेवाला की हत्या के बाद पुलिस को मिली थी सलमान पर हमले की सीक्रेट इंटेल और अब सलमान खान के साथ तैनात रहेंगे मुंबई पुलिस के आधा दर्जन सिपाही। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ तैनात रहेंगे मुंबई पुलिस के सिपाही। योगी सरकार का फैसला, अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास शराब के लाइसेंस निरस्त। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विधान परिषद में ये जानकारी दी। दरअसल बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने पूछा था सवाल, क्या SC/ST बहुल बस्तियों में सरकारी मदिरा विक्रय केंद्रों को किया जाएगा विस्थापित। अब इस पर आबकारी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, अनुसूचित जाति बहुल बस्ती के आसपास दुकानों के लाइसेंस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां के निवासियों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। तो आपको बता दें, ये सवाल किया गया, उसके बाद जवाब भी मिला। योगी सरकार का फैसला, अयोध्या में मंदिर क्षेत्र के आसपास शराब के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। यूपी के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने विधान परिषद में ये जानकारी दी। दरअसल बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने ये सवाल पूछा था, क्या SC/ST बहुल बस्तियों में सरकारी मदिरा विक्रय केंद्रों को विस्थापित किया जाएगा। तो इस पर आबकारी मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति बहुल बस्ती के आसपास दुकानों के लाइसेंस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वहां के निवासियों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। कानपुर में राष्ट्रपति को बंदरों से खतरा, भगाने के लिए सर्किट हाउस में 62 कर्मचारी गुलेल के साथ रहेंगे। खिड़कियां कवर की गईं। 3 जून को कानपुर में होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और PM मोदी। पैतृक गांव परोख में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति। उसके बाद कानपुर में सर्किट हाउस में रात बिताएंगे राष्ट्रपति कोविंद। तो दरअसल शाम होते ही खाने की तलाश में सर्किट हाउस के आसपास जमा हो जाती है बंदरों की फौज और इनको रोकने के लिए पुलिस वन विभाग के 62 कर्मचारी गुलेल के साथ तैनात रहेंगे। इससे पहले भी 24-25 नवंबर 2021 को कानपुर दौरे पर आए थे राष्ट्रपति और इस दौरान भी सर्किट हाउस में ही रुके थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लेकिन सूरज ढलते ही सैकड़ों बंदर आ गए थे सर्किट हाउस में। इससे उस दौरान भी खड़े हुए थे सुरक्षा पर सवाल, क्योंकि उस वक्त इस तरह की तैयारियां नहीं की गई थी, कर्मचारी वन विभाग के नहीं लगाए गए थे। तो ऐसे में सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी भी है और उस वक्त उठे भी थे। कानपुर में राष्ट्रपति को बंदरों से खतरा है। भगाने के लिए सर्किट हाउस में 62 कर्मचारी गुलेल के साथ रहेंगे। खिड़कियां
कवर की गई हैं। 3 जून को कानपुर में होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी। पैतृक गांव परोख में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति और उसके बाद कानपुर में सर्किट हाउस में ही रात बिताएंगे राष्ट्रपति कोविंद। दरअसल शाम होते ही खाने की तलाश में सर्किट हाउस के आसपास ये बंदर जमा होने लग जाते हैं और ये 1-2 नहीं होते हैं, पूरी बंदरों की फौज होती है और इनको रोकने के लिए इसलिए पुलिस वन विभाग के 62 कर्मचारी गुलेल के साथ तैनात रहेंगे। इससे पहले भी 24-25 नवंबर 2021 को कानपुर दौरे पर आए थे राष्ट्रपति और इस दौरान भी सर्किट हाउस में ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रुके थे, लेकिन सूरज ढलते ही सैकड़ों बंदर आ गए थे सर्किट हाउस में और उस दौरान इस पर सवाल भी उठे थे, सुरक्षा पर भी सवाल उठे थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी आई बचाव में कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग द्वारा चलाया जा रहा अभियान सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा सत्य नहीं झुकेगा यानी हैशटैग सत्य नहीं झुकेगा। पार्टी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। जहां पार्टी निराधार बता रही है तो वहीं जेपी नड्डा कहते हैं कि हर आरोपी यही बात कहता है कि वो आरोपी नहीं है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने बुलाया पूछताछ के लिए। अब राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी बचाव में आई। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग द्वारा चलाया जा रहा है अभियान और सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग सत्य नहीं झुकेगा। पार्टी ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। कर्नाटक में स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन का विरोध। नए पाठ्य पुस्तकों को लेकर लिंगायत और दलित समुदाय नाराज। नई पाठ्य पुस्तक में अंबेडकर और बसवन्ना के पाठों में बदलाव। 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में भी संपादन। बसवन्ना के पाठ में जातिवाद का विरोध करने संबंधी अंश हटाया है। तो बसवन्ना ने लिंगायत धर्म शुरू किया था, ये जानकारी भी हटाई और इसी आधार पर डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े पाठ में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री को सानेहल्ली मठ के स्वामी पंडित राधे शिवाचार्य का पत्र। पाठ्य पुस्तकों में की गई गड़बड़ी दुरुस्त करने की मांग और इसीलिए पत्र के बाद जो गलतियां थीं उनको दुरुस्त भी किया गया है। कर्नाटक में स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन का विरोध। नए पाठ्य पुस्तकों को लेकर लिंगायत और दलित समुदाय नाराज है। नई पाठ्य पुस्तक में अंबेडकर और बसवन्ना के पाठों में बदलाव किया गया है। 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में संपादन। बसवन्ना के पाठ में जातिवाद का विरोध करने संबंधी अंश हटाया गया है। बसवन्ना ने लिंगायत धर्म शुरू किया था, ये जानकारी भी हटाई और इसी तरह डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़े पाठ में भी बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री को सानेहल्ली मठ के स्वामी पंडिताराध्य शिवाचार्य का पत्र और पाठ्य पुस्तकों में की गई गड़बड़ी दुरुस्त करने की मांग की गई है, क्योंकि ये गड़बड़ी जो है उसको दुरुस्त करने के लिए विरोध भी हो रहा है, क्योंकि अभी तक ये दुरुस्त नहीं हुई है, सही नहीं हुई है। जो बदलाव किया गया है वो बदलाव सही नहीं है, गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर विरोध किया जा रहा है और साथ ही साथ पत्र भी लिखा गया है कि जो गड़बड़ी है उसको सही किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह आज देखेंगे फिल्म पृथ्वीराज चौहान। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान देखेंगे शाह। शाम 7 बजे दिल्ली के PVR चाणक्यपुरी में फिल्म देखेंगे अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह आज देखेंगे फिल्म पृथ्वीराज चौहान। अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान देखेंगे शाह। इससे पहले ट्रेलर आया, उसके बाद बहुत सारे जो व्यूज हैं वो आने लगे, उसके ऊपर कमेंट्स आने लगे। उसके बाद एक और ट्रेलर लॉन्च किया गया, उसके बाद कहा भी गया कि ट्रेलर अच्छा है, बहुत सारे फीडबैक थे इसको लेकर। और अब पृथ्वीराज चौहान फिल्म गृह मंत्री अमित शाह आज देखेंगे। अक्षय कुमार की फिल्म है पृथ्वीराज चौहान और शाह शाम को 7 बजे दिल्ली के PVR चाणक्यपुरी में इस फिल्म को देखेंगे। योगी देखेंगे सम्राट पृथ्वीराज। यूपी CM के लिए कल लखनऊ में होगी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली जीवन पर आधारित है ये फिल्म। यशराज फिल्म्स की पहली ऐतिहासिक फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज। इस फिल्म में अक्षय कुमार ने निभाई है महान योद्धा पृथ्वीराज की भूमिका। अक्षय कुमार ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग को लेकर कहा
ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि सीएम योगी हमारी फिल्म देख रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारी फिल्म पराक्रमी राजा के साहस को सलाम करती है। हमें उम्मीद है कि हमारे देशवासी सम्राट पृथ्वीराज के मूल्यों से प्रेरित होंगे, अक्षय कुमार ने ये कहा। और साथ ही साथ जैसे क्योंकि अमित शाह आज ये फिल्म देखने वाले हैं, तो वहीं योगी कल इस फिल्म को देखेंगे। यूपी सीएम कल लखनऊ में इस फिल्म को देखेंगे। स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है। अभिनेता अक्षय कुमार, अभिनेत्री मानुषी छिल्लर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गौरवशाली जीवन पर आधारित है ये फिल्म। यशराज फिल्म्स की पहली ऐतिहासिक फिल्म है सम्राट पृथ्वीराज, और इस फिल्म में अक्षय कुमार ने निभाई है महान योद्धा पृथ्वीराज की भूमिका। अक्षय कुमार ने इस स्पेशल स्क्रीनिंग को लेकर कहा, ये हमारे लिए सम्मान की बात है कि सीएम योगी हमारी फिल्म देख रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने खून का एक एक कतरा बहा दिया। हमारी फिल्म पराक्रमी राजा के साहस को सलाम करती है। हमें उम्मीद है कि हमारे देशवासी सम्राट पृथ्वीराज के मूल्यों से प्रेरित होंगे। इंडियन एक्सप्रेस में मनीष तिवारी का लेख, लोकतंत्र में आए इतने बड़े खालीपन को कैसे भरा जाए। अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान दे। इन दिनों राजनीतिक पार्टियों में नहीं दिखता भीतरी लोकतंत्र। ऐसे में कैसे मजबूत हो सकता है देश में लोकतंत्र। राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग को कसनी चाहिए नकेल। राजनीतिक पार्टियों के भीतर जरूरी होना चाहिए संगठन चुनाव। चुनाव आयोग की निगरानी में होना चाहिए पार्टियों के चुनाव। पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, और मनीष तिवारी का ये लेख जिसमें उन्होंने कई बातों का कहा है। खास तौर पर उन्होंने जो प्रकाश डाला है वो तो लोकतंत्र को लेकर डाला है। इंडियन एक्सप्रेस में मनीष तिवारी का ये लेख आया है, लोकतंत्र में आए इतने बड़े खालीपन को कैसे भरा जाए। अब समय आ गया है कि चुनाव आयोग इस तरफ ध्यान दे। इन दिनों राजनीतिक पार्टियों में नहीं दिखता भीतरी लोकतंत्र, और ऐसे में कैसे मजबूत हो सकता है देश में लोकतंत्र। राजनीतिक पार्टियों पर चुनाव आयोग को नकेल कसनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के भीतर जरूरी होना चाहिए संगठन का चुनाव। चुनाव आयोग को निगरानी में रखना चाहिए पार्टियों के चुनाव को। पूर्व केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, जिनका ये लेख और जिसमें उन्होंने लोकतंत्र को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में मुस्लिम जज की नियुक्ति का रास्ता साफ। केंद्र सरकार ने दी सादिक वासीम नगराल की नियुक्ति की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी थी वकील नगराल की सिफारिश। 27 अगस्त 2017 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, 6 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दी सिफारिश को मंजूरी। जनवरी 2019 और मार्च 2021 में कॉलेजियम ने दोहराई सिफारिश, और दूसरी बार कॉलेजियम की सिफारिश वापस नहीं कर सकती सरकार, और इसलिए नगराल की जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में नियुक्ति की मंजूरी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जज बनने वाले जम्मू के पहले मुस्लिम नगराल। तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में ये नियुक्ति हुई है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में मुस्लिम जज की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने सादिक वासीम नगराल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भेजी थी वकील नगराल की सिफारिश। 27 अगस्त 2017 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, 6 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश को मंजूरी दी। जनवरी 2019 और मार्च 2021 में कॉलेजियम ने सिफारिश को दोहराया। दूसरी बार कॉलेजियम की सिफारिश वापस नहीं कर सकती है सरकार, और इसलिए नगराल की जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में नियुक्ति की मंजूरी। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जज बनने वाले जम्मू के पहले मुस्लिम नगराल हैं। विवेक तन्खा के राज्यसभा जाने की इनसाइड स्टोरी। 2 प्रमुख कारणों ने कराई तन्खा की राज्यसभा में एंट्री, जानकार सूत्रों ने किया खुलासा। पहला बड़ा कारण तो कांग्रेस पार्टी के लिए बनी कानूनी मजबूरी। नेहरू गांधी परिवार के मुकदमों के लिए अच्छे बड़े वकील की जरूरत थी। वहीं दूसरा, कमलनाथ ने भी विवेक तन्खा के नाम की सिफारिश की थी। सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम, केटीएस, तुलसी अपने में ही उलझे, और पार्टी आलाकमान कमलनाथ को भी नहीं करना चाहती नाराज, और इसीलिए आपको ये इनसाइड स्टोरी बता रही हैं विवेक तन्खा के राज्यसभा जाने की। 2 प्रमुख कारणों ने तन्खा की राज्यसभा में एंट्री कराई है। जानकार सूत्रों ने इसका खुलासा किया। पहला बड़ा कारण तो कांग्रेस पार्टी के लिए बनी कानूनी मजबूरी।
नेहरू गांधी परिवार के मुकदमों के लिए अच्छे बड़े वकील की जरूरत थी। वहीं दूसरा, कमलनाथ ने भी विवेक तन्खा के नाम की सिफारिश की थी। सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, चिदम्बरम, केटीएस, तुलसी अपने में ही उलझे और पार्टी आलाकमान कमलनाथ को भी नाराज नहीं करना चाहता और कमलनाथ को नाराज नहीं करना चाहते, ये भी एक बड़ा कारण बताया गया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन। नेशनल हेराल्ड केस में 8 जून को बुलाया पूछताछ के लिए। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया गया। इससे पहले एजेंसी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। ईडी के समन पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम ना डरेंगे और ना झुकेंगे, डटकर इसका सामना करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 1942 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया था। उस समय अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की थी। आज मोदी सरकार भी यही कर रही है और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जब खबर आई उसके बाद लगातार ट्विटर पर भी हैशटैग सत्य नहीं झुकेगा करके ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर यह चल रहा था। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी का समन नेशनल हेराल्ड केस में 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत ये बयान दर्ज किया गया और बयान दर्ज करने के लिए नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि बयान दर्ज करने हैं। इससे पहले एजेंसी ने कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन बंसल से भी पूछताछ की थी। ईडी के समन पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, केंद्र सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हम ना डरेंगे और ना ही झुकेंगे, डटकर इसका सामना करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 1942 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया गया था। उस समय अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की थी। आज मोदी सरकार भी यही कर रही है और इसके लिए ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मध्य प्रदेश प्रवास। जेपी नड्डा ने भोपाल के गुरुद्वारा नानक टेकरी में मत्था टेका। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद जेपी नड्डा ने कहा, मैं यहाँ धर्म ग्रंथों को नमन करता हूँ और अरदास करता हूँ। आपके आशीर्वाद से समाज में खुशहाली और विकास हो। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे सिखों ने जद्दोजहद की। उस समय अंग्रेजों ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ हमारे सिखों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने कोरोना के दौरान जनता के बीच में जाकर सेवा का कार्य किया। आज मध्य प्रदेश आर्थिक दृष्टि से उन्नत प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था। हमारे सकल घरेलू लगातार उत्पाद बढ़ता जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश की 1,24,000 प्रति वर्ष तक पहुंची है। देश की भी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है और ये 79,000 से 1,50,000 तक पहुंच गई है। भारत ने 100 देशों को वैक्सीन देने का काम किया है और 48 देशों को हमने 1.5 करोड़ डोज उपहार में दिए हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 43,53,000 मीट्रिक टन अनाज वितरित किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 82 लाख किसानों को धनराशि दी गई। साथ में 4,000 रुपए सालाना का लाभ राज्य सरकार द्वारा अलग से दिया गया है। तो जेपी नड्डा जिन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब उन्नत प्रदेश बनता जा रहा है और यहाँ पर कार्य भी हो रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के प्रवास पर जेपी नड्डा ने भोपाल के गुरुद्वारे में नानक टेकरी में मत्था भी टेका। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि मैं यहाँ धर्म ग्रंथों को नमन करता हूँ, अरदास करता हूँ। आपके आशीर्वाद से समाज में खुशहाली और विकास है, खुशहाली बढ़ती जा रही है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे सिखों ने जद्दोजहद की है। उस समय अंग्रेजों ने जो अन्याय किया उसके खिलाफ हमारे सिखों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारी पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने कोरोना के दौरान जनता के बीच में जाकर सेवा का कार्य किया। अब कपिल सिब्बल आपके लिए करेंगे वकालत। मतलब सिब्बल अब कई और पार्टियों के लिए उपलब्ध। पहले सिब्बल केवल कांग्रेस नेताओं के लिए नेताओं के जो केस हुआ करते थे वही हैंडल करते थे। सिब्बल ने जब कांग्रेस का छोड़ा हाथ तो कई नेताओं की बढ़ गई थी धड़कने, लेकिन सिब्बल ने दिल्ली लौटते ही चिदम्बरम के मुकदमे में वकालत की तो सिब्बल को लेकर अन्य कांग्रेसी नेताओं का
लौट आया भरोसा। अब सिब्बल ने आप नेता सत्येंद्र जैन का मुकदमा लड़ने की हरी झंडी दे दी है और अब सिब्बल कांग्रेस के साथ सपा और आप के भी कानूनी मसले देंगे।